नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले पर 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी केस में 4 जुलाई को अगली सुनवाई। जिला जज कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ज्ञानवापी मसले में 2 घंटे तक सुनवाई चली है, जिसके बाद पूरे फैसले को सुरक्षित रखते हुए 4 जुलाई को आगामी सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। अहम तस्वीरों के साथ आज ज्ञानवापी मामले में 2 घंटे तक सुनवाई हुई। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की दलील आज भी पूरी नहीं हो सकी है। आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस की 36 पैरा पढ़े हैं। 4 जुलाई अगली तारीख है। उन्होंने कहा कल हम बहस नहीं कर पाएंगे, जून की छुट्टी में बहस नहीं हो पाएगी, इसलिए 4 जुलाई को कोर्ट ने रखा है। और साथ ही साथ जो वीडियोग्राफ और सीडी लेने की बात है, उस पर कोर्ट ने कहा है कि हम डिटेल्ड ऑर्डर पास करेंगे कि कैसे कैसे ऑर्डर पास करेंगे। और जो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति, कोर्ट ने कहा है कि हम सीडी जो है पार्टी से प्रोवाइड करेंगे। तो पार्टी से तो प्रोवाइड करनी है, अब किस शर्तों में प्रोवाइड करनी है उसके लिए कोर्ट ऑर्डर पास करनी है। सर, अगर आज वीडियो के लिए बात होता है तो कब मिलेगा वीडियो? आज पहले ऑर्डर करेंगे, उसके बाद में अभी ऑर्डर पास एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको ज्ञानवापी मसले से जुड़ी हुई देंगे, जिसमें आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक पर सुनवाई हुई है। वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने का मसला पूरा, जिसमें ज्ञानवापी के मालिकाना हक के मामले पर भी सुनवाई हुई है। आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। देखिए, 2 सेपरेट खबर है। पहली ये कि मुस्लिम पक्ष की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, तो मामला 4 जुलाई तक के लिए, अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया है। और दूसरी खबर ये कि मामले पर एक और बड़ी खबर, वजू खाने का जो वीडियो सामने आया था, इसमें शिवलिंग की जो शिवलिंग जिस पर दावा किया जा रहा है, हालांकि मुस्लिम पक्ष इसको कह रहा है कि ये फव्वारा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग है। इसी शिवलिंग की पूजा अर्चना को लेकर, वजू खाने की बंदी को लेकर, मुस्लिमों के प्रवेश में बंदी को लेकर के, इन तमाम मसलों पर सुनवाई फिलहाल अभी चल रही है। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक मामले में तो तारीख सुनिश्चित हो गई 4 जुलाई, लेकिन अभी एक मामले में सुनवाई चल रही है। वो मामला है शिवलिंग की पूजा का, वो मामला है प्रवेश को लेकर के। क्या किसका कहना है? जिरह क्या कह रही है? देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा, जो श्रृंगार गौरी का मामला है, फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो गई और 4 बजे फैसला सुनाने की बात रखी गई थी, लेकिन उसका भी डेट 8 जुलाई कर दिया गया है। फैसले को सुरक्षित रखा गया है और 8 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा उसमें। वही बात की जाए, अगर जिला जज की अदालत में जो सुनवाई चल रही थी श्रृंगार गौरी मामले के लेकर, 56 पैरा में 38 पैरे की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी शेष 18 पैरा बाकी है, जिसमें मुस्लिम वादी द्वारा जो है लगातार प्रतिवादी द्वारा उस पर बहस की जाएगी। उसके बाद बहस के बाद जो वीडियो एविडेंस की बात लगातार दोनों पक्ष द्वारा किया जाता है, वही मुस्लिम पक्ष द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन जिला जज ने एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर और उसके बाद दोनों पक्षों को वीडियो एविडेंस देने की बात कही है। और 4 तारीख का जो है डेट उन्होंने निर्धारित किया है। 4 जुलाई को सुनवाई करेंगे। चूंकि कोर्ट की 1 महीने की बंदी रहेगी, उस दरमियान जो है कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए धर्मेंद्र। तो वहीं आपको बता दें कि ज्ञानवापी मसले को लेकर के ये सुनवाई जो चल रही थी और अभी चल भी रही है, एक पूरे मामले में 4 जुलाई का समय दे दिया गया है, तो वहीं दूसरे मामले में अभी सुनवाई चल रही है, जिसमें पूजा का पक्ष है, मुस्लिमों के प्रवेश का पक्ष है और भी तमाम पक्ष है जिन पर सुनवाई चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रही। आयोग ने बताया कि लगभग 685 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, यानी कि पास करी है। हालांकि आयोग ने इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं करी है। आयोग ने कहा कि श्रुति शर्मा पहले पायदान पर रही हैं, जबकि अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको ये भी बता दें कि हर साल सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता रहा है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा
अधिकारियों का चयन इन तमाम विंग्स में किया जाता है। मैं सबसे पहले अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मैंने जो भी करना चाहा है, और इन पूरे सालों में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहायता और सपोर्ट किया है, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फिर मेरे छोटे भाई ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। जब भी मैंने मुझे कभी लो फील हुआ है, उसने मुझे अच्छा फील कराने में मेरी हेल्प की है। तैयारी मैंने मेरे सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं दिल्ली गई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी की कोचिंग ली थी, और जीएस की कोचिंग मैंने नहीं ली थी, और मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस ली थी, और मैं कुछ दिन में ऐसे 8-10 घंटे पढ़ लेती थी मेंस और प्री से पहले, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा इजी था, मतलब थोड़ा लाइट मेरा शेड्यूल था। वहीं कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सशक्त बनाने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के बैंक खातों में पीएम केयर्स फंड से छात्रवृत्ति भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार अनाथ बच्चों के साथ है, हम बच्चों की हर तरह से मदद करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैं आपसे परिवार के सदस्य के तौर पर बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना कठिन है। जो चला जाता है उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है उसके सामने चुनौतियों का अंबार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूंजी इसमें लगा दी। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद की। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका, कितने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सका। और जो हमें असमय छोड़ गए, आज ये फंड उनके बच्चों के लिए, आप सबके भविष्य के लिए काम में आ रहा है। साथियों, अभी आप सबको जीवन में एक लंबी यात्रा करनी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में भी विधानसभा और विधान परिषद में कार्रवाई हुई है, और विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर घेरा। इसके अलावा विधान परिषद में सरकार की पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने से इनकार करने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा भी काटा है। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये बजट किसानों को धोखा देने वाला बजट है। सरकार ये भी नहीं बता पा रही है कि बीते 5 सालों में कहां-कहां निवेश किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। प्रदेश सरकार भले ही स्वच्छ भारत के नाम पर ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन आज शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नजर आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम, तो हर जगह कमी नजर आ रही है। नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई सैनिटेशन में, वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। वहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे।
और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आज शहरों में देख लीजिए गंदगी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज राष्ट्रीय लोकदल और सपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के कई नेता और समर्थक मौजूद थे। सपा उम्मीदवार जावेद अली और सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कपिल सिब्बल पहले से ही नामांकन कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि सपा के साथ हमारा गठबंधन कायम है और कायम रहेगा। जिस तरह हम मिलकर विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़े, उससे हमारा गठबंधन और मजबूत हुआ है। राज्यसभा प्रत्याशी बनाने के लिए मैं अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा के लिए सपा और राष्ट्रीय लोकदल का संयुक्त प्रत्याशी घोषित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अहम सियासी कदम उठाया है। अखिलेश ने भविष्य की संभावनाओं को मजबूती देने के लिहाज से यह फैसला लिया। साथ ही ये संदेश देने की भी कोशिश करी है कि गठबंधन में आपसी प्यार और सम्मान बना रहेगा। देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं, सहयोगी दलों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में सक्रिय तरह से जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होता है और जो हमारे साझे मुद्दे हैं उनको उठा, पहले भी उठती थी और आगे भी उठेगी। बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने बजट की बात करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैंने जो कैलकुलेशन किया है बजट पे, तो पिछली बार भी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास बजट खत्म नहीं हो पाया था जो पिछली बार था। उससे बढ़ा करके इस बार हम 27 लाख करोड़ के आसपास 27% बजट बढ़ाए हैं, और हमारा 2 महीना पूरी तरह से बीत गया। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम बजट जो खर्च होता है वो मैक्सिमम ये जो जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका ग्राम विकास हो गया, इरिगेशन हो गया, 15 जून से बारिश हो जाएगी। बारिश का रेनी डे ऐसे ही ऑफिशियल रेनी डे घोषित हो जाता है, तो फिर ये इतना बड़ा बजट हम फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरी तरह से कोई काम नहीं हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब कि बजट का आकार बड़ा जरूर है, लेकिन कैसे खर्च हो पाएगा ये मुझे नहीं लग रहा है कि हम 50% भी बजट को खर्च कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। कल होने जा रहे चंपावत चुनावों को लेकर के खबर है, उपचुनाव को लेकर प्रचार थम चुका है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि चंपावत उपचुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साथ ही सभी कैबिनेट मंत्री और स्टार प्रचारक भी लगातार चंपावत में प्रचार में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि कल होने जा रहे मतदान को लेकर चंपावत की जनता काफी ज्यादा उत्साहित है और वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव में 90% वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा। बीजेपी के सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती ही नहीं है। चंपावत की जनता का जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, उसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 90% से अधिक वोट चंपावत विधानसभा में प्राप्त करने वाली है, और जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह का जनता ने उन्हें स्नेह और आशीर्वाद चंपावत में दे रही है, तो मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने। उत्तराखंड में 31 मई को यानी कि कल चंपावत में दूसरी बार मतदान होगा। लगातार 2 बार इस सीट को जीत चुकी भाजपा उपचुनाव जीत के लिए तिगड़ी बनाने के लिए उत्सुक है। तो
तो वहीं आज उपचुनाव से एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी समर्थकों के साथ बाइक पर डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। इससे पहले उन्होंने जगन्नाथ चौराहा स्थित महादेव की दुकान में चाय की चुस्की ली। कल मंगलवार को चंपावत में उपचुनाव होना है। सीएम धामी यहां लगातार जनसभाएं करके लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। आज चुनाव से एक दिन पहले वो समर्थकों के साथ प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आए। तो चलिए बड़ी खबर है, जानकारी चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई। कल मतदान होना है, बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 151 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 151 पोलिंग पार्टियां रवाना बूथों के लिए और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। आपको बता दें कि इन चुनावों को देखते हुए जो कनेक्टेड क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी बंद किया गया है और कांग्रेस की तरफ से इन चुनावों में निर्मला गहतोड़ी प्रत्याशी हैं। नवीन हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, तैयारी पूरी हो चुकी है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई और अब सभी को कल का इंतजार है जब वोट कास्ट होने हैं। जी पूजा, निश्चित तौर पर पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी हैं। लगभग जो 151 पोलिंग पार्टियां उनका रवानगी का सिलसिला लगातार जारी था और जो है वो यथास्थान पहुंच गए हैं। कल मतदान होना है, इसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। भारत और नेपाल बॉर्डर की बात की जाए तो उसे भी सील कर दिया गया है देर शाम तक के लिए, क्योंकि चुनाव होना है। लगातार जो दोनों पार्टियां हैं वो अभी चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। इसके साथ ही तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इसके साथ ही जो तमाम सारी व्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त करने का काम किया गया है। तो और अगर बात की जाए आम जनता और आम पब्लिक की, तो आम जनता और आम पब्लिक भी उत्सुक है, क्योंकि चंपावत में जो ये उपचुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं एक काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेत्री निर्मला गहतोड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार जो तमाम सारे नेता वहां पर प्रचार में जुड़े हुए थे। लगातार अगर बीजेपी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में थे, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हरीश रावत समेत तमाम सारे जो नेता थे वो लगातार वहां पर चुनाव में लगे हुए थे। तो दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब कल वोटिंग होगी इसके बाद ही पता चलेगा कि किस पार्टी के पक्ष में वोट जनता कर रही है और किस पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। ये तो कल वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियों का साफ तौर पर दावा है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही दल ये कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में देहरादून से गिरफ्तारी हुई है। हत्या में मदद करने वाले 6 आरोपी पकड़े गए। देहरादून से पंजाब पुलिस इन तमाम आरोपियों को लेकर रवाना हो चुकी है। उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से गिरफ्तारियां हुई। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस तमाम आरोपियों को लेकर रवाना। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियां पकड़ी। गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश होने की संभावना थी। हत्या में शामिल बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ गए फोन लाइन पर। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? ऐसा कहा जा रहा है कि चेकिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन तमाम सदस्यों को पकड़ा गया है और इनका हाथ जो है वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में है। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पंजाब एसटीएफ की तरफ से उत्तराखंड एसटीएफ को इनपुट मिला था कि कल का जो यह बड़ा हत्याकांड पंजाब में हुआ है उससे जुड़े हुए जो संबंधित अपराधी हैं वो राजधानी देहरादून में है। और इसको लेकर जब इनपुट मिला तो उत्तराखंड पुलिस ने चेकिंग शुरू की तो राजधानी देहरादून को पटेल नगर थाना क्षेत्र के शिमला बाईपास रोड पर 2 गाड़ियों को उत्तराखंड एसटीएफ ने रोका और उसमें से लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार होने की बात सामने आ रही है और जिनको लेकर पंजाब एसटीएफ पंजाब के लिए रवाना भी हो चुकी है। और सीधे तौर पर कोई जानकारी तो पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई, लेकिन एसटीएफ सोर्सेज की अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है
कि 6 लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं, 2 गाड़ियों में लोग सवार थे, पंजाब नंबर की दोनों गाड़ियां हैं और इसके साथ सीधे तौर पर जो मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं उनसे संबंधित है, जिसको लेकर पंजाब एसटीएफ राजधानी देहरादून से पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।